आज हम लोग नीट का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर साल किसी न किसी एंगल से किसी न किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है और वो टॉपिक है कैपेसिटेंस। वो टॉपिक है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यस बच्चों, आप जानते हैं कि कैपेसिटर या कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए अप्लाई किया जाता है। यस, रेस्नी हेलिडे की एक बुक है और उस बुक में लिखा गया है अ कंडेंसर और अ कैपेसिटर इज ए स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। H.C. वर्मा अंकल ने लिखा है कि कंडेंसर कुछ भी नहीं है, कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, बल्कि दो कंडक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। A combination of two conductors fixed at a small distance is called capacitor. अब कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। किसी कंडेंसर के अंदर अगर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस हाई है, और अगर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कम है, इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस कम है। यस, आप पूछेंगे कि सर कैपेसिटेंस तो समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स दिए रहते हैं और उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है सर्किट में, और फिर पूछा जाता है कि बच्चों बताइए कि इन दो टर्मिनल पॉइंट्स के बीच नेट कैपेसिटेंस कितना है। तो याद रखें, हालांकि if a given number of condensers or capacitors are given, then you can connect them in various ways, but the most common connections are to the series combination and the parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि मान लीजिए कि तीन कैपेसिटर्स हमको दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीन कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है। आप जानते हैं कि किसी भी कंडेंसर के दो प्लेट्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहले के निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, सेकेंड के निगेटिव को थर्ड के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन लाइक दिस, इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। मान लिया जाए कि तीन कैपेसिटर्स हमारे पास हैं, इस तरह से तीन कैपेसिटर्स हैं और इन तीनों को हमें ज्वाइन करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से ज्वाइन करते हैं आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यस, देखिए बच्चों, इस डायग्राम में हमने तीन कंडेंसर्स लिए हैं और इन तीनों को हमने सीरीज में ज्वाइन किया है। सेकेंड डायग्राम में हमने तीन कैपेसिटर्स लिए हैं और इन तीनों को हमने पैरेलल में ज्वाइन किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की फिलॉसफी ये है कि सारे पॉजिटिव प्लेट्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और सारे नेगेटिव प्लेट्स को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? अब सवाल आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस यानी टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डेराइव भी किया जा सकता है, डिज़ाइन भी किया जा सकता है। फिलहाल आपको याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस लाने का फॉर्मूला ये है, 1/टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला हमने तीन कंडेंसर्स को लेकर के लिखा है। Here C1 and C2 and C3 are the capacitances of the individual capacitors, and C indicates the equivalent capacitance, total, effective, resultant, that is net। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हो गया।
लेकिन कभी कभी जब हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन करते हैं, तो ऐसी हालत में नेट कैपेसिटेंस को निकालने का फॉर्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है और ये सिंपल भी हो जाता है। फॉर्मूला अब ये हो जाता है, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बात आपने समझ लिया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मिलता है वो सिंपली ऐड होकर के मिल जाता है, यानी मैक्सिमाइज होकर मिलता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस हमको मिलता है वो मिनिमाइज होकर मिलता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर नीट में अपीयर होता है कि a certain number of condensers, a certain number of capacitors are given to you, how will you connect them to find maximum equivalent, and how will you connect them to find minimum equivalent out of them? याद रखें, अगर मिनिमम इक्विवेलेंट हमको लाना है, मिनिमम कैपेसिटेंस अगर हमको डिज़ायरेबल है, तो ऐसे हालत में हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में जॉइन करेंगे। बट इफ़ वी डिज़ायर द मैक्सिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट आउट ऑफ देम, देन वी शैल कनेक्ट देम इन पैरेलल। कॉन्सेप्ट आपका, बेस आपका मजबूत हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है और नीट 2024 में नीट 2024 में यानी इसी साल फिज़िक्स के पेपर में अपीयर हुआ है। हम वो डायग्राम आपको देंगे, क्वेश्चन आपको देंगे और आपको टाइम भी देंगे 1 मिनट का, ताकि आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकें, सोच सकें, कैलकुलेट कर सकें और रिजल्ट पे पहुंच सके। पहले आप सॉल्व करके देखिए। आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपके लिए हैं, हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेट अस सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B इज। यहाँ पर एक सर्किट आपको दिया हुआ है। इस सर्किट में 5 कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं। अपर ब्रांच में 2, लोअर ब्रांच में 2 और सेंट्रल ब्रांच में 1। क्लियर? अपर ब्रांच में जो 2 कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यूज़, उनकी कैपेसिटेंसेस की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड ईच है और लोअर ब्रांच में भी जो 2 कंडेंसर्स हैं, 2 कैपेसिटर्स हैं, उनकी भी कैपेसिटेंसेस की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड ईच है। राइट? सेंट्रल ब्रांच में जो कंडेंसर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे शो नहीं किया गया है, बट हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर भी 2 माइक्रोफैराड का ही है, मान लिया हमने। ये हमारा एजम्पशन है। ठीक? दिस वाज द क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन नीट 2024। यस। यहाँ पे ख़ास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि देखिए, ये जो हमारा सर्किट बन रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा बन रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये R1 है, R2, R3, R4। आपने पढ़ा है, इफ़ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, then the bridge is called balanced and there is no current in the central branch. This point and this point comes at the same potential and there is no flow of charge, there is no flow of current through the central branch. Clear? यही बात यहाँ पर भी आ रही है। 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का अगर रेशियो लिया जाए, इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए तो ये आ रहा है 1:1। उसी तरह से इन दोनों का रेशियो भी अगर हम लेते हैं, 2 और 2 का रेशियो हम अगर लेते हैं तो ये 1:1 आ रहा है। 1:1 आ रहा है। So this upon this is equal to this upon this. Hence this bridge is balanced
एंड हेंस द सेंट्रल ब्रांच विल बी कैंसिल्ड। ये ब्रांच हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया। ये दोनों सीरीज़ में आ गए और ये दोनों सीरीज़ में आ गए। 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड सीरीज़ में आ गया। फिर लोअर ब्रांच में ये दोनों सीरीज़ में आ गए। यस। अब देखिए 2 और 2 का 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड का अगर आप सीरीज़ में टोटल निकालेंगे तो 1 माइक्रोफेराड आ जाएगा। यानी अपर ब्रांच में 1 माइक्रोफेराड आ गया और लोअर ब्रांच में टोटल 1 माइक्रोफेराड आ गया। इन दोनों का टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों का भी टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 माइक्रोफेराड in the upper branch, 1 microfarad in the lower branch. Now these two branches are in parallel और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला सीधा है, C is equal to C1 plus C2. So 1 plus 1 टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 plus 1 that is 2 माइक्रोफेराड। आंसर्स आपको दिए हुए हैं, डायग्राम में देखिए और हमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जवाब है थर्ड नंबर करेक्ट है, दैट इज 2 माइक्रोफेराड। देखा आपने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, क्लैरिफाई हो गया, आसान हो गया। और फिर ये क्वेश्चन भी जो नीट 2024 में अपियर हुआ था, ये क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड सॉल्व हो गया। ये मज़े की बात होती है। ख़ास बात ये होती है कि एक कॉन्सेप्ट हमने लिया, उस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया और फिर उसको प्रॉब्लम पे अप्लाई कर दिया। तो बच्चे का फ़ायदा इसमें ये होता है कि कॉन्फिडेंस डबल इस्टेब्लिश हो जाता है। कॉन्सेप्ट सीखा और वो अप्लाई भी हो गया, तो वो हमेशा के लिए बैलेंस हो गया उसके माइंड में। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो अप्लाई करता रहेगा और उससे फ़ायदा उठाता रहेगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इस तरह के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और अगला कौन सा टॉपिक लेकर के हम आपके खिदमत में हाजिर हों ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमसे फ़ायदा उठा सकें, आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ओके, बाय बाय।